नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं निवेश के नए तौर तरीकों के बारे में, और इसके साथ ही वक्त वक्त पर आपके निवेश के जो तौर तरीके हैं उनमें भले ही आप अपडेट हो चुके हों, इसको रिव्यू करने का भी काम हम करते हैं। इसके साथ ही उन बेसिक सवालों का भी जवाब इस शो में दिया जाता है जिनमें आम निवेशक अक्सर भ्रम की हालत में फंस से जाते हैं, और वक्त वक्त पर निवेशकों को जागरूक करने के लिए हम स्पेशल शोज भी लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में आज के शो में आखिर क्या है खास, जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में सबसे पहले बात होगी हाइब्रिड फंड्स की। जी हां, क्या होते हैं हाइब्रिड फंड्स, ये हम आपको बताएंगे, और क्यों ये इन्वेस्टर्स की आजकल पसंद बने हुए हैं। आखिर क्यों इनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है, इसका आज हम जिक्र करेंगे। बड़ी बारीकी से आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे। जी हां, जनवरी में जिस तरह का रिकॉर्ड तोड़ निवेश नजर आया है हाइब्रिड फंड्स में, उसने ध्यान खींचा है कि आखिर हाइब्रिड फंड में निवेश के फायदे क्या हैं और इसमें किस तरह से निवेश किया जा सकता है। बहुत विस्तृत चर्चा होगी, तो यह चर्चा किसी भी सूरत में आप मिस मत कीजिएगा। आज हम आपके लिए शेयर बाजार सबका अधिकार, जो हमारी विशेष मुहिम है, उसमें म्यूचुअल फंड्स की बेसिक्स पर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में आखिर कैसे आप कर सकते हैं निवेश की शुरुआत, कितनी अवधि के लिए आपको अलग अलग फंड्स में निवेश करना चाहिए, यह भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी हम लेंगे जिनमें आपके आगे के निवेश प्लान, जिसमें बेटी की शिक्षा है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इन सब के लिए निवेश के लिए फंड किस तरह से होने चाहिए, ये हम आपके सामने उसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की भूमिका, जी हां, ये कितनी अहम है, ये आज समझेंगे। फंड के साथ क्यों जरूरी है सही फंड मैनेजर का चुनाव, ये भी आपको बताएंगे। आप जानेंगे कि रिस्क में भी रिटर्न की गारंटी का दरअसल फॉर्मूला क्या है। आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप किस तरह से बेहतरीन रिटर्न का दामन थाम सकते हैं, ये आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। और रोज की तरह आपका हम बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे। जी हां, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो इन सवालों को आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेजिए, चाहिए तो वीडियो बनाकर भेज दीजिए। यही नहीं, लाइव हमें देखिए फेसबुक और यूट्यूब पर, और यहां पर भी आप हमें लाइव कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं और हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले ही वादा किया कि पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड्स की, और इस चर्चा में हम एक एक बात को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखने वाले हैं। तो हाइब्रिड फंड्स की ये जो पूरी कह सकते हैं पाठशाला है, इसको आपको समझाने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है, जाना पहचाना नाम है, आपको वक्त वक्त पर हमेशा मार्गदर्शन आपका करते रहते हैं। स्वागत करेंगे और शो में शामिल करेंगे हर्षवर्धन रुंगटा जी का, रुंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाइब्रिड फंड्स की आज बात हो रही है, हालांकि वक्त वक्त पर हम इसके बारे में अपने निवेशकों को जागरूक करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि जब ट्रेंड्स बता रहे हैं कि साहब हाइब्रिड फंड्स की ओर झुकाव हो रहा है, तो इस झुकाव को जरा हम समझेंगे। लेकिन पहले तो बताइए हाइब्रिड फंड्स हैं क्या? वेल देखिए प्रशांत, हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, हम डेट फंड्स की बात करते हैं। एक एसेट क्लास जो है वो है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी के स्टॉक्स खरीदता है, तो वो है आपका इक्विटी फंड्स। दूसरी साइड में है जो कंपनी के बॉन्ड्स, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं या सीपीस कमर्शियल पेपर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो डेट साइड में है,
वो एक तरह के फंड होते हैं जो डेट फंड्स कहते हैं। जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि वो इक्विटी और डेट का एक मिक्सचर लेके एक स्कीम बनाए, ताकि कोई भी ऐसे निवेशक हैं जिनको इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करना है और एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करनी है, तो हाइब्रिड फंड्स वो कैटेगरी में आते हैं जिसमें इक्विटी डेट दोनों होता है। अब हाइब्रिड फंड्स में भी सेबी की जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से अलग अलग आपको ना कैटेगरी के हाइब्रिड फंड्स मिलेंगे। एक है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी और डेट का मिक्सचर है लेकिन डेट उसमें ज्यादा है। सो इक्विटी का पोर्शन जो है वो कम होगा, मान लीजिए 25-30% के आसपास होगा, और 72% जो है वो आपका होगा डेट में। इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। उसके सामने दूसरा जो ऑप्शन आपको आपको मिल जाएगा, उसका विपरीत है पूरा, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। सो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऐसा है जिसमें आपका इक्विटी एक्सपोजर मिनिमम आपका 65% होगा और उसके बाद जो है वो डेट में होगा। एक निवेशक को सारे ऑप्शंस दिए थे जहां पे उनकी चॉइस होती है कि वो कम इक्विटी वाला हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं कि ज्यादा इक्विटी वाला हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं। वो सारे ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं। एक तीसरा जो कैटेगरी वो बैलेंस फंड है जिसमें इक्वल होता है। सो हाइब्रिड फंड एसेंशियली प्रशांत वो कैटेगरी है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, अलग अलग मात्रा में इक्विटी और डेट का जो डेफिनेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। बिल्कुल। तो ये बहुत आसान तरीके से, बहुत स्पष्ट भाषा में आपके सामने हर्षवर्धन जी ने हाइब्रिड फंड्स की पूरी परिभाषा और उनके काम करने के तरीके के बारे में बताया और उसके चुनाव की बात भी की। हर्षवर्धन जी, अब जरा आते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की ओर। आंकड़े ये गवाही देते हैं कि हाइब्रिड फंड्स की ओर झुकाव बढ़ा है। खासतौर पे जनवरी का जो डेटा है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। आखिर इसके पीछे के फैक्टर्स क्या देख रहे हैं आप, और क्या वाकई लोगों का जो एक कहते हैं ना कि एक वक्त था कि जब हम लोगों को शिफ्ट होते देखते थे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों से मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों पे, फिर हम देख रहे हैं कि मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों में भी लोग अपग्रेड होना चाह रहे हैं। लोग अपने पूरे निवेश के तौर तरीकों को वक्त वक्त पर रिव्यू कर रहे हैं और उन्हें कोई झिझक नहीं है अपनी रिस्क क्षमता के हिसाब से किसी भी तरह से शिफ्ट होने में। तो जरा आप समझाएं कि आखिर ये ट्रेंड गवाही क्या दे रहे हैं। देखिए प्रशांत, ये आपने एकदम सही बात की कि अभी इन्वेस्टर थोड़ा और जागरूक हो गया है। जो पहले थे उससे ज्यादा सोफेस्टिकेटेड में नहीं तो पहले से ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो अब जो यह शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड फंड्स क्यों जनवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा ज्यादा पॉपुलैरिटी में आ रहे हैं, देखिए इसके दो तीन कारण हैं। एक तो पहला है कि एक जनरल व्यू बन रहा है कि इक्विटी मार्केट्स थोड़े ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और इन एंटिसिपेशन ऑफ जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है, उस लोकसभा इलेक्शंस के जो एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स की जो बातें हो रही हैं, उस एंटिसिपेशन में मार्केट ऑलरेडी तेजी में है, और इसके हो सकता है इलेक्शन के बाद ये टाइम करेक्शन हो या थोड़ा माइनर फॉल हो। सो इस वजह से एक जो मार्केट ओवर वैल्यूएशन, इक्विटी ओवर वैल्यूएशन की बात है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई निवेशक ऐसे हैं जो अपनी इक्विटी एलोकेशन थोड़ा कम कर रहे हैं, और वो कम करके लेकिन निकलना नहीं चाहते इक्विटी से। तो वो एक कारण हो सकता है कि वो हाइब्रिड फंड की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा एक कारण है कि मार्केट हमने देखा पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। मैं इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आई वुड से कि 20%, 30% पोर्टफोलियो रिटर्न्स लोगों को दिख रहे हैं। सो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, कि ये कहते हुए कि इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि हम एक तो ओवर वैल्यूएशन देख रहे हैं, एक कंसर्न्स है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ इलेक्शंस मार्केट तेजी पकड़ चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है रिजल्ट्स आने के बाद शायद ये टाइम करेक्शन के मोड में चला जाए या माइनर करेक्शन आए। तो क्यों ना जो प्रॉफिट हमने कमाया है अभी तक उसे बुक करके एक थोड़े लेस वॉलेटाइल एसेट में चले जाएं, जिसमें जो हाइब्रिड की हमने जिसमें बात की, ये डेट इक्विटी दोनों कंपोनेंट होता है। एक तीसरा कारण ये है कि ये इन्फ्लेशन आरबीआई काफी हद तक कंट्रोल कर पाया है, और कंफर्ट लेवल्स आ गए हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सोचते हुए और समझते हुए कि आगे जाते हुए हम इंटरेस्ट रेट्स घटते हुए भी देख सकते हैं। सो अगर जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट्स में आपको कैपिटल गेन्स होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। सो ये एक तीसरा कारण है कि लोग डेट में भी थोड़ा एलोकेशन अभी कर रहे हैं, जो हाइब्रिड फंड के द्वारा जो इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये 2-3 कारण है जिसमें हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर का माइंडसेट ये है कि
थोड़ा लेस वोलेटाइल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ओवर वैल्यूएशन से निकल के डेट में चले जाएं, जहां इंटरेस्ट रेट अगर घटते हैं तो प्रॉफिट होने की उम्मीद बनती है। तो ये दो तीन कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड फंड्स जनवरी में या अभी थोड़ा पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं। अब जरा हम थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाएं। हाइब्रिड फंड्स में आखिर किस तरह का जोखिम है? हाइब्रिड फंड्स में अगर एक एक्सपर्ट के नजरिए से आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो वो क्या होगा, खासतौर पे बहुत ही आम निवेशक का जो शायद इसके फायदे की ओर ज्यादा देख रहा है। देखिए प्रशांत, इससे कोई रियल हार्म नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि कोई बुरी बात है कि हाइब्रिड फंड में कोई ऐसे जोखिम है, जी नहीं, वैसा नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको किस तरह का हाइब्रिड फंड चाहिए। जब आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा रहे हैं, आपका पर्पस ये है कि आप इक्विटी और डेट का एलोकेशन मेंटेन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी रिस्क एपिटाइट कम है, आप उसमें वॉलेटिलिटी कम चाहते हैं। मान लीजिए आपको इक्विटी 65% नहीं चाहिए, 65% नहीं चाहिए, तो सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इक्विटी अग्रेसिव इक्विटी फंड में निवेश ना करें। क्योंकि आपका इरादा क्या होता है कि मुझे हाइब्रिड चाहिए, इक्विटी डेट का एलोकेशन इक्वल चाहिए या डेट ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको डेट ज्यादा चाहिए तो आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आना होगा। अब क्योंकि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में उसका इक्विटी एलोकेशन जो है वो 65% से नीचे है, और अगर कोई भी स्कीम में अगर इक्विटी एलोकेशन 65% के नीचे होता है तो वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कैटेगरी में आता है। जिसमें 65% के ऊपर है वो इक्विटी टैक्सेशन में जाता है। तो कई लोग हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं और उनका वो चाहते हैं कि मेरा इक्विटी एक्सपोजर 25-30% ही हो, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लेते हैं, जो उनकी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। तो सिर्फ इस बात का अगर ध्यान रखें, जो आपको एक्चुअली एलोकेशन चाहिए उसी तरह का हाइब्रिड फंड लें। हो सकता है कि टैक्सेशन इतना फेवरेबल नहीं हो, लेकिन आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटी एलोकेशन कितना मेंटेन करना है, डेट कितना करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव से डिविएट ना हो, टैक्सेशन के फायदे देखते हुए। बेहतर ये बात, क्योंकि ये समझना भी बहुत आवश्यक था कि आखिर हर चीज़ बेहतर है तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल होना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ की समीक्षा करनी भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। चलिए अब सीधा फायदे की बात करते हैं आम लोगों के। अब किस तरह से अगर हम हाइब्रिड फंड्स को देखें तो चुनाव करना होगा? अगर हम देखें कि जो ऑप्शन होते हैं हाइब्रिड फंड्स में वो कौन कौन से हैं, और आप सभी के पसंदीदा अगर कोई लिस्ट हो या कोई ऐसी चीज़ जहां पर आप मानते हैं कि इन हाइब्रिड फंड्स में ज़्यादा बेहतर इस वक्त संकेत मिल रहे हैं फिलहाल के हिसाब से, तो वो भी आप रेकमेंड कीजिए। जी हाँ, मैं कहूंगा कि आपके पास मैंने दो बहुत पॉपुलर कैटेगरीज बता दी। वो है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी एलोकेशन कम है, डेट ज्यादा है। दूसरा है आपका अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो जिसमें इक्विटी एक्सपोजर 5% होगा। आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऑप्शन है आपके पास निवेश करने का, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी के नाम से भी पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है कि इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे चेंज होते रहता है। तो कई ऐसे निवेशक होते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा कोई फंड बताइए जिसमें इक्विटी में तो हम अभी मान लीजिए 30% कर रहे हैं, आगे जाते हुए मार्केट गिरता तो हम उसे बढ़ाकर 70 या 80% भी करना है। तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड ये ऑप्शन देता है फंड मैनेजर को, ये फ्लक्चुएशंस करने के लिए, एसेट एलोकेशन चेंज करने के लिए। ऐसे ऑप्शंस हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा, इक्विटी सेविंग्स फंड एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें जो इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो प्रशांत, कैटेगरीज बहुत सारी है। हर एक निवेशक को ये देखना होगा कि उन्हें क्या सूट करता है और उसी हिसाब से वो इन्वेस्ट करें। उसमें आपको कमोडिटीज ऐड करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल्स भी आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना इन्वेस्टर को, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। टैक्सेशन या कोई और फैक्टर से कंफ्यूज ना हो। जो उन्हें एलोकेशन चाहिए वो एलोकेशन बेसिस पे चूज करें। एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी स्कीम में अगर इक्विटी कंपोनेंट 35% से नीचे है तो टैक्सेशन उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है, वो जो गेन्स होता है वो उनकी इनकम में जुड़ता है। जो 35% से 65% 65% तक इक्विटी एलोकेशन है,
तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन के साथ में आपको बेनिफिट्स मिलता है, जो 3 साल का होल्डिंग पीरियड होता है। 65% के ऊपर अगर इक्विटी एलोकेशन है तो आपको इक्विटी टैक्सेशन लगता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड होता है, और टैक्सेशन 15% और 10% के हिसाब से है। सो टैक्सेशन एलिमेंट्स एक है, आपका इक्विटी एलोकेशन क्या करना है वो एक पैरामीटर है। तो पहला आपको ये देखना है कि इक्विटी और डेट कितना चाहिए, उस बेसिस पे स्कीम चूज करें, और फिर टैक्सेशन से देखिए कौन सी स्कीम आपको आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, और फिर आप चूज करिए। ठीक है, तो ये वो पैमाने हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपको जांचना है हाइब्रिड फंड्स में निवेश के लिए। और क्या होते हैं ये हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड फंड्स के फायदे क्या हैं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जोखिम था वो क्या था, वो भी आपको हर्षवर्धन जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने तमाम बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर रख दी, और आपके लिए विकल्प क्या है वो भी हमने आपके सामने रखा, और आखिर ये क्रेज बढ़ा क्यों है इसकी भी तमाम जो अहम बातें हैं, जो बारीक बातें हैं, वो हमने आसान भाषा में आपको समझा दी। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, आगे एक और खास सेगमेंट में आपके साथ चर्चा को जारी रखेंगे, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार होगी आपकी बात, क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार इस ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब शुरुआत हम करेंगे हमारे खास सेगमेंट की, जो एक मुहिम है ईटी नाउ स्वदेश की, और इस मुहिम के जरिए हम शेयर बाजार, इक्विटी और बाजार की पूरी दुनिया पर आम आदमी के अधिकार की बात कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी हम आज शेयर बाजार सबका अधिकार में एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, और कोशिश हमारी यही है ज्यादा से ज्यादा सवालों को इसमें शामिल किया जाए। तो इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, और इस सेगमेंट में हर्षवर्धन जी के साथ एक और बेहद खास मेहमान को अपने लिए जोड़ते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कीर्तन शाह साहब, फाउंडर और सीईओ हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स से। कीर्तन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक खास मुहिम, और अच्छा लग रहा है आप सभी दिग्गजों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना। तो पहला सवाल मैं लेता हूं, और पहला सवाल हर्षवर्धन सर आपके लिए होगा। शांतनु बैनर्जी हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। शांतनु, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? अच्छा, नमस्कार सर। जी जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी जी, पूछिए। नमस्कार। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है सर जी। पर मंथ 2000 करके। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है पर मंथ 1000। एसबीआई स्मॉल कैप है। अच्छा, मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा अपॉर्चुनिटी फंड है 1000। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 1000, और एचडीएफसी इंडेक्स फंड है 1000 करके सर। ठीक है, एक बार और फंड्स के नाम बता दीजिए। पराग पारिक में आपका 2000 का है, उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल में सर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000। ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000, ठीक है। और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। एसबीआई स्मॉल कैप में 1000। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 1000। ठीक है। एसबीआई टेक्नोलॉजी में 1000। ठीक है। और एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 1000 सर। 20 साल का सर नजरिया है सर। ठीक है, 20 साल का आपका नजरिया। सर 35 लाख का। 35 लाख का। चलिए शांतनु जी, आपको बेहतर तरीके से हम गाइड करेंगे। हर्षवर्धन जी, मैं एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं। पराग पारीख फ्लेक्सी कैप में 1000 का इनका निवेश है। मोतीलाल ओसवाल में 2000 ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 का इन्वेस्टमेंट है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में 1000, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में 1000, एचडीएफसी इंडेक्स फंड में 1000। 20 साल में इनको
35 लाख रुपए जुटाने हैं। बताइए क्या होगी इनको सलाह। सो देखिए, इस महीने का 7,000 रुपया निवेश कर रहे हैं और इनके पास 6 स्कीम्स है, करीबन करीबन 6 या 7 स्कीम्स है जिसमें ये निवेश कर रहे हैं। सो आई थिंक इनके पास एक ऑप्शन जरूर है कि ये अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी फंड में, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को ट्रैक करते हैं या इन्होंने सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए इन्वेस्ट किया है। सो शांतनु जी, आपके लिए मैं एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना के देता हूं ताकि आपको 2-3 स्कीमों में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। और ये जो स्कीम्स हैं ये आपके पोर्टफोलियो में से ही चुनाव करके मैं देता हूं, तो आपको कुछ ज्यादा नई स्कीम्स आपको जोड़नी नहीं पड़ेगी। तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, बस ये 3 फंड आप रखिए जितने आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं बाकी 6-7 स्कीमों में, उनमें से सिर्फ इन 3 स्कीम्स को आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। और जो सारा 7,000 रुपया है वो कंसोलिडेट करके इन 3 स्कीम्स में ही लगा दीजिए। तो आप एक 2 स्कीम में कोई भी 2,000 ले लीजिए और एक स्कीम में 3,000 रुपया डाल दीजिए। तो इससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 स्कीम में आ जाएगा, उससे ज्यादा आपको फिलहाल जरूरत है नहीं। और जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, मुझे लगता है 20 साल में आप 35 लाख रुपया इस अमाउंट से इकट्ठा कर पाएंगे। सो उसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही मुझे। शांतनु जी, एक गुजारिश है, जब भी इस तरह के सवाल आप भेजें तो आप अपने पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट, जैसा अभी आपने हमें बताया कि पराग पारिक में 1,000, बाकी चीज़ों में आप पहले से अगर भेज देंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सलाह मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये अपील मैं तमाम दर्शकों से भी करता हूं कि वो अपना पूरी डिटेल ज़रा भेजा करें। अगले जो कॉलर हैं उनको हम अपनी मुहिम से जोड़ते हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कहाँ से बातचीत कर रहे हैं आप, किस शहर से बात कर रहे हैं, मैं और इंदौर बताइए शहर क्या से जानना बात कर चाहते रहा हैं। हूँ। जी जी सर, इंदौर शहर से बात कर रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक मैंने क्या है कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। फाइनेंशियल स्थिति मेरी सही नहीं थी। कोई बात नहीं, लेकिन कोई मैं बात नहीं। अब करना चाहता हूँ। तो मुझे म्यूचुअल फंड से संबंधित रिलेटेड जानकारी चाहिए थी कि मुझे ये गाइड मिल सके कि मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मैं कम से कम 3,000 ही अभी कर सकता हूं। ठीक है। तो वो मुझे किस में और कैसे कैसे करना है, ये थोड़ा सा मुझे गाइडेंस चाहिए। मतलब आप हर महीने 3,000 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सवाल है उसमें आपने 8,000 भी लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन वो अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उसको भी 5,000 बढ़ाऊं, लेकिन आगे बढ़ाऊंगा मैं 5,000। ठीक है, तो अभी आपको 3,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना हाँ, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सुनील जी आप बचत की एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं और आप अपने बचत में एक जागरूक निवेशक की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। कीर्तन जी, जो सवाल उन्होंने भेजा था उसमें 8,000 तक का जिक्र किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी वो 3,000 से ही शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक जागरूकता भी है और वो चाहते हैं, एक उनके अंदर इच्छा है निवेश करने की। तो हमें उनका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए कि वो तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद अपने निवेश पर फोकस कर रहे हैं। उनको इसकी अहमियत समझ में आ रही है, जरा उनको बेहतर तरीके से गाइड करें। सुनील जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने निवेश करना शुरू करने की सोची है उसके लिए। अब देखिए, आपको समझना ये है कि आप अगर 3,000 रुपए की SIP करें या 30,000 रुपए की, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए इस पैसों को निवेश करे रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले तो कम से कम एक 5 साल का समय लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, ये बताना आपको जरूरी है कि इक्विटी मार्केट्स में जब आप पैसा निवेश करते हो, फिक्स डिपॉजिट जैसा आपको फिक्स रिटर्न नहीं देता। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, उतार चढ़ाव होगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5 साल के समय से अगर निवेश करने के लिए आते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है 5वें साल पर। देखिए, क्योंकि आप 3,000 रुपए निवेश करने का सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर मतलब नहीं है। आप 2 फंड्स में पैसा निवेश कीजिए। एक आप 1,500 रुपए पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए और 1,500 रुपए आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा आपका लार्ज कैप, मिड कैप और हल्का सा ग्लोबल एक्सपोजर, ये तीनों आ जाएगा इन 2 फंड्स में। तो मेरी सलाह ये होगी, पर जैसे मैंने आपको कहा, 5 साल का नजरिया लेकर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए।
तो सुनील जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम जो एक क्यूआर कोड दिखा रहे हैं, ये वो जरिया है जिसके जरिए आप हमारी इस मेगा मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार से जुड़ सकते हैं। आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इसके जरिए सीधा आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पर, और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर टाइप करिए, भेज दीजिए, जो जानना चाहते हैं आप भेज दीजिए, और इन सवालों को हम अलग अलग शोज में शामिल करेंगे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो सवाल हैं वो म्यूचुअल फंड्स वाले पर्सनल फाइनेंस के शो में, और शेयर बाजार को लेकर जो सवाल हैं वो दिन भर शेयर बाजार के शोज में हम शामिल करेंगे। तमाम कॉलर शोज में भी हम इनको खास तौर पे शामिल करते हैं। तो हमारी मुहिम से जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को जोड़ते हैं। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं, किस शहर से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पूछिए अपना सवाल। हर्षवर्धन सर, ये सवाल आपके लिए होगा। जी, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ और मेरी उम्र 38 ईयर्स है जी। और मैंने हाल ही में एक्चुअली 6 फंड में लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया है। तो मैंने आपको डिटेल्स भेजे जिसमें कि मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1 लाख जमा किया है लमसम। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में लमसम 1 लाख है। SBI कॉन्ट्रा फंड में 1 लाख है। कॉन्स स्मॉल कैप फंड में 1 लाख है। कोटक मल्टी कैप फंड में 1 लाख है और ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स में 1 लाख है। और मेरी मंथली आय 3,40,000 है और मैं इसके अलावा भी और SIP कर सकता हूँ। मेरा गोल है 5 करोड़। जानता हूँ ये थोड़ा सा एक काफी ज्यादा अमाउंट का बहुत ही कम टाइम फ्रेम का गोल है, पर मैं जानना चाहूंगा मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ और ये मेरे फंड्स पोर्टफोलियो में है, तो इसको मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ और कौन से और SIP कर सकता हूँ अपने गोल। ठीक है। हर्षवर्धन सर, शायद आपने सवाल और उनका जो पूरा मकसद था वो सब सुन लिया, और आपके पास बाकी डिटेल्स हैं। बताइए संजय को क्या सलाह होगी, कोई चीज मिसिंग है तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं, वो लाइन पे ही बने हुए हैं। सो इनफैक्ट प्रशांत, अगर वो अपनी स्कीम के नाम फिर से एक बार बता दें, क्योंकि मेरे पास उनकी स्कीम के नाम पहले से नहीं है, तो अगर वो बता दें तो आई विल पॉसिबली। ठीक है संजय जी, माफी चाहेंगे, शायद डेटा में वो नाम नहीं थे। आप जरा एक बार फिर से बता दें कौन कौन से फंड हैं और कितना निवेश किया आपने। जी, मैंने लमसम निवेश किया है 6 फंड में। ठीक है। और हर फंड में मैंने 1 लाख लमसम निवेश किया। तो ये 6 फंड है। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। सेकंड फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। तीसरा फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। चौथा फंड है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। 5वां फंड है कोटक मल्टी कैप फंड और छठा फंड है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड। ठीक है, आपने छठा फंड कौन सा बताया? ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, भारत 22 फंड ऑफ फंड्स। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन सर, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और ICICI प्रू भारत 22 फंड ऑफ फंड है, और इन सभी में लमसम निवेश है इनका, हर फंड में 1 लाख। ओके, सो संजय, आपका जो लक्ष्य है वो मुझे थोड़ा कंसर्न लगता है कि 5 साल में आपको 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, और अभी तक जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो सिर्फ 6 लाख रुपए टोटल में इन्वेस्ट किए हैं। अब आपके पास क्योंकि इनकम आपके 3,20,000 जो आपने बताई है, उसमें से आपके पास स्कोप बनता होगा कि जहां पे आप SIP के जरिए निवेश करें। सो आप SIP के जरिए जितना हो सके उतनी राशि आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब कितना अमाउंट है ये तो आप ही अपना इक्वेशन बना पाएंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हुए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका लक्ष्य जो है वो सिर्फ 5 साल दूर है। सो 5 साल दूरी में अगर हम इक्विटी एलोकेशन भी करते हैं तो आप कर सकते हैं कंसीडरिंग योर इनकम, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट यू कैन स्टिल गो अहेड विद इक्विटी इन्वेस्टिंग। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करें कि हर महीने का कितना निवेश करना है, वो आप इन्हीं 6 स्कीम्स में जो आपके पास आज की तारीख में है उन्हीं में आप ऐड कर दीजिए। आपको कोई अलग पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है जहां पे आप SIP का पोर्टफोलियो अलग मेंटेन करें और लमसम का पोर्टफोलियो अलग मेंटेन करें। तो ये स्कीम्स अपने आप में ठीक है,
आप इसी में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते रहिए, जितना आप मैक्सिमम कर सकें उतना अभी करिए। मुझे श्योर नहीं है कि आपका जो 3 करोड़ का लक्ष्य है वो 5 साल में पूरा होगा, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी ज्यादा करनी होगी, बट जितना पास हम आ सके उतना बेटर। ठीक है संजय, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है और इस तरह से आप अपने निवेश की गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। और बार बार हम अपने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं वो तरीका जिसके जरिए शेयर बाजार सबका अधिकार से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए स्कैन कीजिए इस QR कोड को और इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं। अरुण नेगी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नेगी साहब, कहां से बात कर रहे हैं आप, पहले ये बताइए। नमस्कार। और कीर्तन सर, आपके लिए सवाल होगा, पूछे क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हिमाचल से कर रहा हूँ सर। जी जी प्रदेश। जी सर, मैं अभी 3 साल से SIP कर रहा हूँ। अभी मैंने जो पोर्टफोलियो 3 लाख का हो चुका है। तो इसमें जो मेरे फंड है ना सर, इसमें PGIM मिड कैप फंड है। इसका मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या इसको मैं स्टॉप कर दूं, या इसकी जगह कौन सा लूं? मुझे 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना था। ठीक है। तो ये जो है वो पोर्टफोलियो की बाकी डिटेल्स कीर्तन जी आपके पास होंगी और इन्होंने लक्ष्य भी अपना बता दिया। स्पेसिफिक होके PGIM को लेकर इनका सवाल है कि क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जरा बेहतर तरीके से इन्हें गाइड करें। अरुण जी, सबसे पहले तो आपने जो सवाल भेजा है उसमें आपने 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है कि आप 3 साल से SIP करते हो और हर साल 10% की स्टेप अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने इम्प्लीमेंट की है और शायद लंबे समय में आपको बहुत एडवांटेज होगा स्टेप अप SIP का। अगर मैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को पहले एड्रेस करूं, तो क्योंकि आप जितनी SIP कर रहे हैं प्लस जो आप 10% का स्टेप अप कर रहे हैं, उस पे अगर मैं 12% का रिटर्न गिनूं आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको जो 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा करनी है 15 साल में, आराम से अचीवेबल है। तो वो एक प्रॉब्लम एरिया नहीं है आपके पोर्टफोलियो का। पर आपके पोर्टफोलियो में आज जब आप मेरे साथ ये डेटा शेयर कर रहे हैं, मैं 6 फंड्स देख रहा हूँ। फंड्स देखिए, आपको फंड्स को जब भी आप इवेल्युएट करते हैं आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, कोई भी फंड इंडिविजुअली शायद बुरा नहीं होगा, पर जब आप उस फंड को एक पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं तो आपको पोर्टफोलियो के एंगल से ये देखना पड़ता है कि क्या आप किसी एक मार्केट कैप में ओवरवेट है, क्या आप बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे फंड के साथ, या आप एक तरीके की स्टाइल में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं या निवेश कर रहे हैं। देखिए, हर समय पे कुछ ऐसे फंड्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में जो परफॉर्म करेंगे और कुछ होंगे ऐसे जो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप लास्ट ईयर देखिए, लार्ज कैप ने उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जितना मिड स्मॉल ने किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप फंड्स अच्छे नहीं हैं, पर उस समय पे लार्ज कैप फंड्स नहीं चले, पर उसका मतलब आप लार्ज कैप फंड्स को आपके पोर्टफोलियो से निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। अब इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखकर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप आपके पोर्टफोलियो से HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल, ये 2 फंड्स है जो शायद आप एग्जिट कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इन फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप अपने दूसरे जो फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में उनको ध्यान में रखें, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप स्टाइल में और ओवरलैप पोर्टफोलियो में है, तो अगर ये 2 फंड्स को आप निकाल देंगे तो आपका बाकी का पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो अरुण जी, आपको उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया और वाकई इस तरह के इन्वेस्टर्स कीर्तन एक तरह की कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कितना बेहतर तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बाकी चीज़ों को वक्त रहते समझ के और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को अपने साथ हम जोड़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त त्रिपेंदु सरकार मौजूद हैं। त्रिपेंदु जी, अगर मैं आपके नाम को बोलने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, अपना सही नाम बताइएगा। हर्षवर्धन सर, आपसे ये सवाल होगा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हम जो 6 फंड में सीप करना चाहता है 15,000 रुपीज का, तो वो 25 ईयर्स के लिए हमारा टारगेट है 2.5 करोड़। और जो फंड हमने चूज किया है ICICI ब्लू चिप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी, SBI कॉन्ट्रा,
SBI मैग्ना मिड कैप, ICICI SBI स्मॉल कैप। और पहले जो 4 बोला वो 3000 का, और SBI मैग्ना मिड कैप में 2000 और SBI स्मॉल कैप में 1000 रुपया। तो ये फंड सही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको एक बेहतर नजरिया हम देने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन सर, बताइए क्या होगी सलाह? देखिए सरकार साहब, आपके 15,000 रुपए जो आपको निवेश करने हैं ना, उसके लिए 6 फंड्स की भी जरूरत नहीं है। जो स्कीम्स आपने सिलेक्ट की है वो HDFC और SBI के अंदर ही दोनों आपने सिलेक्ट की, तो उसमें स्कोप है जहां पे आप थोड़ी स्कीम्स को कंसोलिडेट करें, और फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए। तो आपके 15,000 आप इस तरह से निवेश करें। मैं सिर्फ 3 स्कीम दे रहा हूं आपको जिसमें आपका जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। HDFC फ्लेक्सी कैप जो आपने सिलेक्ट किया है और उसमें 3,000 का एलोकेशन किया है, मैं सुझाव करूंगा उसमें आप 5,000 कर दें। SBI मिड कैप फंड जिसमें आपने फिर से 3,000 चूज किया है, उसमें आप माफ कीजिए 2,000 आपने सिलेक्ट किया है, उसमें आप 5,000 कर दीजिए, तो आपका 10,000 इस तरह से इन्वेस्ट हो जाएगा। SBI कॉन्ट्रा फंड अपने आप में अच्छा है, लेकिन क्योंकि SBI की एक स्कीम आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं आपको वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स में एक दूसरा ऑप्शन देता हूं, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। उसमें आप 5,000 करिए, तो आपके पास 3 अलग फंड हाउस होंगे, 3 अलग कैटेगरी की स्कीम्स होंगी, और 15,000 रुपए आपका निवेश हो जाएगा। अब जहां तक बात है आपको जो 25 साल में 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, अगर हम 12% का भी रिटर्न अनुमान लगाते हैं कि आगे जाते हुए आपके SIP पे आपको कंपाउंडेड रिटर्न 12% के हिसाब से अगर मिलता है, तो आपका 2.5 करोड़ का जो कॉर्पस है वो आप अक्यूमुलेट कर पाएंगे। उसमें मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं। 3 स्कीम सफिशिएंट, और आप इन्वेस्ट करते रहिए। 2.5 करोड़ रुपए का जो आपका लक्ष्य है 25 साल में पूरा हो जाए। तो ये सलाह त्रिपेंदु जी आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वजीत नंदा, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। विश्वजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कीर्तन जी, ये सवाल आपसे होगा, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी विश्वजीत जी, पूछिए। हाँ, एक्चुअली सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं ये जो फंड्स लिया हुआ हूँ, मैं भेजा हूँ, तो पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड्स है जी। 1 साल से मैं SIP कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं कितना अकोमुलेट कर सकता हूँ, और मेरे फंड चूज करना सही है, या कुछ उसमें से फंड डिडक्ट करूँ, तो तुम मुझे उसी बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है, एक चीज जरा मैं विश्वजीत जी आपसे समझना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है। आप ये जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए कितने साल में कितनी रकम जुटाना चाहते हैं? मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए मैं 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरा अभी का एज है 34 ईयर्स। ठीक है, तो मैं 20-25 साल के लिए रिटायरमेंट पर्पस कुछ इकट्ठा करना चाहता हूँ, और कुछ बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ दिमाग में नजरिया है, कुछ सोचा है आपने कि इतना पैसा चाहिए मुझे? कुछ तो कितना एक्चुअली अकोमुलेट हो पाएगा? मिनिमम तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। आप इस निवेश के हिसाब से कितना आपको मिल पाएगा ये जानना चाहते हैं। चलिए विश्वजीत जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई हम देंगे, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, और आपने बहुत जागरूकता के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। जो भी इस इन्वेस्टमेंट में आपको सुझाव हैं आपकी बेहतरी के लिए, वो हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। कीर्तन सर, बताइए क्या करना चाहिए? विश्वजीत जी, दो चीजों पे थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले तो आप 6,000 रुपए की SIP कर रहे, और 12% का अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन गिनूं आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो आपके पास तकरीबन 20 सालों में 55 लाख रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी। अब आपने कॉन्वर्सेशन में ये हालांकि मेंशन किया था कि शायद आप 1 करोड़ रुपया जमा करना चाहते हैं, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना है तो आपको 6,000 की SIP को बढ़ाकर 11,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। अगर आप 6,000 कंटिन्यू करेंगे तो 55 लाख तक पहुंचेंगे। अगर आप 10,500-11,000 रुपए की SIP करेंगे तो 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक आप 20 सालों में पहुंच जाएंगे। अब रही आपके फंड्स की बात, देखिए फंड्स में 2 ऑब्जर्वेशन है विश्वजीत जी। सबसे पहले तो आप 6,000 रुपए की SIP के लिए 8 अलग अलग फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा फंड में अगर पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये आपको हेल्प करने से ज्यादा हानि करते हैं। तो आप
8 फंड्स को 6,000 रुपए की एसआईपी के लिए मत रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो से एसबीआई का डिविडेंड यील्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रू का नैस्डैक और एबीएसएल का मल्टी एसेट, ये 3 फंड्स को निकाल दीजिए। आपके बचे हुए 5 फंड्स में कंटिन्यू कीजिए और आप कोटक इमर्जिंग ऐड कर दीजिए। इससे होगा ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टिंग स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरी सलाह होगी। हालांकि फिर भी 6 फंड्स बचेंगे आपके पोर्टफोलियो में, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने 1 साल पहले ही निवेश शुरू किया, शायद धीरे धीरे करके आप इस 6 फंड्स को 4 फंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल ये 6 फंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए और 1 करोड़ की राशि चाहिए तो 6,000 से एसआईपी को बढ़ाकर 10,500-11,000 कर दीजिए। तो विश्वजीत जी, ये आपको सलाह इस वक्त मिलती हुई और उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमने आपको शुरू में ही कहा था कि म्यूचुअल फंड को लेकर हम जागरूकता फैला रहे हैं इस अपने खास सेगमेंट में, शेयर बाजार सबका अधिकार, और इक्विटी को लेकर जो भी सवाल हैं, शेयर्स को लेकर सवाल हैं, वो दिन भर हम कई कॉलर शो में शामिल करते हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं उनसे अलग म्यूचुअल फंड लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि इसके साथ अपने कुछ रिस्क फैक्टर हैं और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको यहां पर निवेश करना होता है, जो वक्त वक्त पर हमारे निवेशक गाइड करते हैं। हम आपको एक दिन अलग से म्यूचुअल फंड के बेसिक्स पे एक और शो करेंगे और उस पर आपको तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार सबका अधिकार, ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने सवाल हम तक व्हाट्सएप के जरिए भेजिए और आपके सवालों के अब हम जवाब देंगे। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उससे पहले अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, कीर्तन जी और हर्षवर्धन जी। बहुत अच्छा लगा इस चर्चा और विश्लेषण में आपके साथ शामिल होकर, आपने हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। फिलहाल एक ब्रेक के बाद एक और खास सेगमेंट के साथ हम हाजिर होंगे। क्या टैक्स की गुणागणित आपके पल्ले नहीं पड़ती? क्या टैक्स के सामने आप भी डाल देते हैं हथियार? क्या अच्छी खासी सैलरी के बावजूद हो जाते हैं लाचार? टैक्स महाकुंभ में होगी आपकी बचत की बात। देखिए टैक्स महाकुंभ 24 फरवरी शनिवार 11 बजे से लगातार सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।